वेलकम टू इको एग्जाम मैं अमित लाल आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज जो है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। और सिंधु घाटी की सभ्यता को हम एक विस्तार से देखेंगे और इनकी हम शुरुआत कैसे हुई और इसका पतन कैसे हुआ और कहाँ पे खोदने से क्या क्या चीज़ें मिली, जगह का नाम और वहाँ पे जो जो चीज़ें प्राप्त हुई उन सब सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे डिटेल में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, वहाँ के हम बारे में बात करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु नदी के आसपास बसे होने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता कहा जाता है। तो आपको ये पता चल गया होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है इसको, क्योंकि ये सिंधु नदी के आसपास बसा था, इसलिए जो है इसे सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। साथ ही इसे हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पी सभ्यता के भी नाम से जाना जाता है। और कई विद्वानों का मत है कि सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता पुकारना ज़्यादा उचित है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता इस सभ्यता का प्रमुख केंद्र मत है। तो कुछ का मत है कि हड़प्पा की खोज जो है सर्वप्रथम की गई थी, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाए। सिंधु घाटी सभ्यता को अंग्रेजी भाषा में जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन और के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और सिंधु सभ्यता अपने समय की सबसे आधुनिक और सुविकसित सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग बहुत ही सुनियोजित और सुविकसित कस्बों एवं नगरों में रहा करते थे, जहां बड़े बड़े भवन, सभागार, स्नानागार, कारागार, कच्ची व पक्की ईंटों से बने घर, चौड़ी सड़कें आदि स्थित थे। साथ ही इस सभ्यता के लोग हथियारों, आभूषणों और मूर्तियों और बर्तनों के निर्माण भी करना जानते थे, और इसके निर्माण में तांबे, चांदी, कांसे आदि का भी प्रयोग किया जाता है। तो इतनी बातें आपको समझ में आई होगी कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी, कहाँ शुरुआत हुई और क्यों इसका नाम पड़ा और यहाँ पे क्या क्या मिले। अब आइए इसको हम देखते हैं, डिटेल्स में देखते हैं। सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता काल निर्धारण। सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता काल निर्धारण के बारे में बात कर लेते हैं। तो हम एच हेरास के अनुसार नक्षत्रीय आधार पर जो है यह 6000 ईसा पूर्व पुराना है, ठीक है। माधव स्वरूप वर्ष के अनुसार यह 3500 से लेकर 2700 ईसा पूर्व पुराना है। जॉन मार्शल के अनुसार जो है 3250 से लेकर 2750 ईसा पूर्व है। अर्नेस्ट मेकी के अनुसार जो है 2800 से लेकर के 2500 ईसा पूर्व है। मार्टी मलव्हीलर के अनुसार जो है 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व के बीच में है। रेडियो कार्बनिक पद्धति के अनुसार जो है, जो हमारे साइंटिस्टों ने इसको ज्ञात किया था, वो ज्ञात किया था क्या कि ये सिंधु घाटी सभ्यता जो है 2350 से लेकर 1750 ईसा पूर्व पुराना है, ठीक है। तो अब चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगले टॉपिक पे हमारा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल क्या क्या है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल है मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा, चहुंदड़ो, बनवाली, लोथल, आलमगीरपुर, रोपड़, सुतकोंडाडोर, धौलावीरा, राखीगढ़ी, कोटदीजी, अलाहदीनो, कुलाल और क्या है अलीमपुर, मुराद, रंगपुर। ये इतने जो है सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल है। तो अब यहाँ पे हम इन सब के बारे में एक विस्तार से जानेंगे कि कहाँ से क्या क्या चीज़ें मिली, ठीक है। कहाँ से क्या क्या चीज़ें मिली, कहाँ से क्या क्या चीज़ें देखने को मिली, किसने खुदाई कराया, कब कराई, इन सब सारी चीज़ों को हम एक विस्तार में देखेंगे। तो चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो पहले हम बात करते हैं मोहनजोदड़ो की। तो मोहनजोदड़ो की जो खुदाई हुई थी वर्ष 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी द्वारा कराई गई थी। मोहनजोदड़ो का अर्थ जो होता है मृतकों का टीला होता है। यह सिंधु नदी किनारे बसा हुआ है और यह सिंध यानी पाकिस्तान के लकराना ज़िले में मौजूद है। इससे जो प्राप्त साक्ष्य मिले थे वो क्या क्या मिले थे, वो मिले थे सूती कपड़े के अंश, महास्नानागार, पुरोहितों के आवास, सभागार, कांसे से बनी नर्तकी की नग्न मूर्ति, तांबे का ढेर, पशुपति शिव का साक्ष्य, घोड़े के दांत और शेलखड़ी से बना बाड, चिमनी साधु की मूर्ति आदि यहाँ से मिले हुए थे, ठीक है। तो आइए अब अगले जगह के पर चलते हैं। अगला जगह हमारा है कालीबंगा। कालीबंगा की खुदाई जो है 1953 ईस्वी में अमलानंद घोष द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? 1953 में अमलानंद घोष द्वारा तथा बीके थापर द्वारा, ठीक है। अब बीके थापर जो किए थे उन्होंने 1960 ईस्वी में खुदाई करवाई थी। और कालीबंगा का अर्थ जो होता है काले रंग की चूड़ियाँ होती है, ठीक है। यह स्थल राजस्थान के गंगानगर जिले में के घग्गर नदी के तट पर स्थित है। इससे जो प्राप्त साक्ष्य जो यहाँ से जो चीज़ें मिली थी वो ये क्या थी, यहाँ पे चीज़ें कच्ची ईंटें व अलंकृत ईंटें, बेलनाकार मुहरे, मेसोपोटामिया जैसी खेती के साक्ष्य, जैसे कि जुते हुए खेत जहाँ पर कालीबंगा से दूसरे सरसों की फसल और नज़दीक पर चने की फसल बोई जाती थी, लकड़ी के बने पाइप आदि बहुत कुछ यहाँ से मिले हुए हैं, ठीक है। आगे हैं अगले जगह के बारे में हम देखते हैं। अगला जगह है हमारे पास हड़प्पा।
हड़प्पा की खुदाई जो 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी व सहायक माधव स्वरूप वत्स द्वारा कराई गई थी। यह पंजाब के मंटगोमरी जिले के रावी नदी तट पर स्थित है। इससे जो प्राप्त साक्ष्य मिले थे, क्या क्या मिले थे यहाँ से, सामान क्या क्या मिले थे, मुहरें मिली थी, कब्रिस्तान, मछुआरे का चित्र अंकित बर्तन और बालू पत्थर की बनी 2 मूर्तियाँ और धोती पहने हुए एक मूर्ति, कांसे का सिक्का, शंख से बना बैल, अनाज भंडारण के लिए जहाँ पर जौ और गेहूँ प्राप्त हुए, कतार में बने श्रमिक आवास इत्यादि यहाँ से मिले थे। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता से इतनी सारी जानकारियाँ मिलती है जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए अगले जगह पर चलते हैं। तो अगला जगह है हमारा चौहंदड़ो। चौहंदड़ो की खोज जो है 1931 ईस्वी में NG मजूमदार द्वारा की गई थी। ठीक है, जिसे पुरातत्वविद मैके ने वर्ष 1935 ईस्वी में आगे बढ़ाया था। यह स्थल पाकिस्तान के सिंध में स्थित है। ठीक है, तो इससे यहाँ पर चौहंदड़ों से जो जो चीज़ें मिले थे, हमें क्या क्या मिले थे, उन सब सारी चीज़ों को यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे जो मिले थे वक्राकार ईंटें मिले थे। ठीक है, यह एकमात्र स्थल है जहाँ पे वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई थी। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य मिला था। सजने संवरने के लिए लिपस्टिक का प्रयोग किया गया था। मनके का कारखाना यहीं पर मिला था। ठीक है, तो इतनी सारी जानकारी हमें चौहंदड़ों से मिलती है। अब देखते हैं अगला जगह कौन सा है। अगला जगह है हमारा बनवाली। बनवाली की खोज जो है वर्ष 1953 ईस्वी में RS बिष्ट द्वारा की गई थी। यह स्थल हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। ठीक है, और यहाँ से जो प्राप्त साक्ष्य मिले थे वो क्या क्या मिले थे, यहाँ से मिला था तांबे का बना वड़ाग्र व कुल्हाड़ी था, हल की आकृति का खिलौना था, पत्थर व ईंट के मकान मिले थे। यहाँ पर उन्नत किस्म की जौ मिली थी। यहाँ पर सड़कों पर बैलगाड़ी के निशान मिले थे। बहुत कुछ यहाँ से भी मिले थे, लेकिन इतनी सारी चीज़ जो है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, इसलिए मैं छोटी छोटी चीज़ों को ले ही रहा हूँ जो कि आपके इंपॉर्टेंट है। उन्हीं सब चीज़ों को यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। चलिए, तो अगले जगह पे चलते हैं। तो अगला जगह है हमारा लोथल। लोथल की खोज जो 1957 ईस्वी में रंगनाथ राव द्वारा की गई थी। यह स्थल गुजरात के अहमदाबाद जिले के भोगवा नदी के तट पर स्थित है। और यहाँ से जो यहाँ के खुदाई के बाद जो चीज़ें मिली थी, वहाँ पे ये मिली थी अग्निवेदिका, पक्की मिट्टी से बना नाव का नमूना, जहाज बनाने का स्थल और चावल के दाने, फारस की मूसर, हाथी दांत का स्केल, घोड़े की लघु मृग मूर्ति, मम्मी की आकृति, चक्की, अनाज पीसने के लिए चालक और चलाक लोमड़ी की कहानी के साबूत यहीं से मिलते हैं, हमारे लोथल वाली जगह से मिलते हैं। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें यहाँ से आप नोट कर लीजिए इसको अपने नोटबुक पर, नहीं तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आइए अगले जगह पे चलते हैं। अगला जगह है हमारा आलिमगीरपुर। क्या? आलिमगीरपुर। इसकी खुदाई वर्ष 1958 ईस्वी में यज्ञदत्त शर्मा द्वारा की गई थी। यह स्थल उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के हिंडन नदी के तट पर स्थित है। और यहाँ की साक्ष्य की बात करें तो यहाँ पर भी साक्ष्य ऐसा कुछ नहीं मिला है कि जिससे कि हम आपको बता सकें, या तो फिर मिला होगा तो हमें नहीं पता है, आप ढूंढ करके हमें बताइएगा। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन से हमारे पास रोपड़ है। रोपड़ की खुदाई जो 1953 ईस्वी में यज्ञदत्त शर्मा द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1953 ईस्वी में की गई थी। यह स्थल जो है पंजाब राज्य के सतलज नदी तट पर स्थित है। कहाँ पर? पंजाब में है, ये सतलज नदी के किनारे पे है। ठीक है, और यहाँ से जो सामानें मिली थी, यहाँ से जो साक्ष्य मिले थे वो क्या क्या मिले थे? तांबे की कुल्हाड़ी मिला हुआ था, आदमी और कुत्ते की एक कब्रगाह, और भी बहुत कुछ यहाँ से मिले हुए थे। ठीक है, तो आइए चलते हैं अगले जगह पर। तो अगला जगह है हमारा सूरकोटका। क्या? सूरकोटका की खुदाई जो है 1964 में जगपति जोशी द्वारा कराई गई थी। किसके द्वारा कराई गई थी सूरकोटका की खोज? खुदाई। तो ये जगपति जोशी के द्वारा कराई गई थी। कब कराई गई थी? तो ये कराई गई थी 1964 ईस्वी में कराई गई थी। यह स्थल गुजरात राज्य के कच्छ नामक जगह पे स्थित। कहाँ पे स्थित है ये? गुजरात के कच्छ में स्थित है ये। यहाँ से क्या क्या चीज़ें मिली थी? तो यहाँ से मिले थे घोड़े की हड्डियाँ, अनूठी प्रकार की कब्रगाह, यहाँ से सब सारी चीज़ें यहाँ से मिली थी। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सुत्तकोंडगेडोर। क्या? सुत्तकोंडगेडोर। इसकी खुदाई 1927 ईस्वी में ओरेल स्टालिन के द्वारा कराई गई थी। यह स्थल बलूचिस्तान में दास्क नदी के तट पर स्थित है। कब कराई गई थी सुत्तकोंडगेडोर की खुदाई? तो ये 1927 ईस्वी में कराई गई। किसके द्वारा कराई गई थी? तो ये कराई गई थी ओरेल स्टालिन के द्वारा कराई गई थी। यह स्थल कहाँ पर स्थित है? ये बलूचिस्तान में है।
कौन सी नदी पर है, तो ये दास नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, इतना सारा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। और यहाँ से जो प्राप्त साक्ष्य हैं, क्या क्या प्राप्त साक्ष्य हैं, मिट्टी की बनी चूड़ियाँ, राख से भरा बर्तन, तांबे की कुल्हाड़ी और मनुष्य की हड्डियाँ, इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर है। ठीक है, आइए देखते हैं धौलावीरा। धौलावीरा की खोज 1967 में जगपति जोशी द्वारा की गई थी। कब की गई थी, तो 1967 में किसके द्वारा की गई थी, जगपति जोशी के द्वारा की गई थी। परंतु इसकी व्यापक खुदाई जो है रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा कराई गई थी। मतलब इसकी जो गहराई से खुदाई कराई गई थी, किसके द्वारा कराई गई थी, रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा कराई गई थी। यह स्थल गुजरात राज्य के कच्छ जिले में मानहर एवं मानसर नदी के बीच में स्थित है। कहाँ पर स्थित है ये, गुजरात राज्य में स्थित है। कौन से जिले में, तो कच्छ जिले में स्थित है। कौन से नदी के बीच में, तो मानहर और मानसर नदी के बीच में धौलावीरा हमारा स्थित है। ठीक है, तो यह ऐसा पहला नगर है जो 3 भागों में बटा हुआ है। ठीक है, कौन कौन से भाग में बटा हुआ है, दुर्ग भाग, मध्य भाग और निचला भाग। ये सारे के सारे यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। और यहाँ से जो प्राप्त साक्ष्य है उनको भी एक नज़र डालते हैं। तो यहाँ से दुर्ग भाग और मध्य भाग के बीच में भव्य इमारत का अवशेष मिला है। चारों ओर दर्शकों के बैठने के लिए बनाई गई सीढ़ी नुमा संरचना तथा सूचना पट्ट मिली। यहाँ से विभिन्न प्रकार के जलाशय यहाँ से धौलावीरा से मिले हुए हैं। ठीक है, तो आइए अगला जगह जो देखते हैं। अगला जगह है हमारी राखीगढ़ी। तो राखीगढ़ी की खुदाई जो 1997 ईस्वी में अमरेंद्र नाथ द्वारा कराई गई थी। कब कराई गई थी, तो 1997 ईस्वी में कराई गई थी। किसके द्वारा कराई गई, तो अमरेंद्र नाथ द्वारा कराई गई थी। यह स्थल हरियाणा राज्य के हिसार जिले में सरस्वती तथा दुलहस्ती नदियों के पास स्थित है। कहाँ पे, यह राखीगढ़ी जो है हरियाणा राज्य में स्थित है। हरियाणा के किसमें, हिसार जिले में। ठीक है, और कौन से नदी के पास, सरस्वती तथा दुलहस्ती नदी के पास में स्थित है। ठीक है, धौलावीरा के बाद राखीगढ़ी भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। ठीक है, धौलावीरा सबसे बड़ा, फिर उसके बाद राखीगढ़ी। भारत में स्थित जो सिंधु सभ्यता का नगर है ये सबसे बड़े हैं। ठीक है, मतलब पहले धौलावीरा आएगा, फिर उसके बाद कौन सा आएगा, राखीगढ़ी आएगा। ठीक है, तो आइए अगले जगह पर चलते। तो अगला जगह है हमारा कोट दीजी। क्या, कोट दीजी की खुदाई जो है 1955 ईस्वी में F.A. खान द्वारा कराई गई थी। किसके द्वारा कराई गई थी, F.A. खान द्वारा कराई गई थी। कब कराई गई थी, तो 1955 ईस्वी में कराई गई थी। यह स्थल मोहनजोदड़ो के समीप स्थित है। कहाँ पे स्थित है, ये मोहनजोदड़ो के समीप स्थित है। इससे क्या क्या चीज़ें मिली थी, यहाँ से जो चीज़ें मिली थी, चांदी के सर्वप्रथम प्रयोग के साक्ष्य मिले थे और बारहसिंगा का नमूना यहीं से मिला हुआ था। कहाँ से, कोट दीजी से। आइए अगले जगह पर चलते। तो अगला जगह है हमारे पास अलाहदीनो। अलाहदीनो, इसकी खुदाई फेयर सर्विस द्वारा कराई गई थी। यह स्थल सिंधु नदी और अरब सागर के संगम पर स्थित है। ठीक है, यहाँ से बस ये दो जानकारी आपको याद करनी योग्य है, तो आप इन्हीं चीज़ों को बस देखिए और आगे वाली जगह चलते हैं। तो अगला जगह है हमारे पास कुड़ाल। यह स्थल जो है हरियाणा में स्थित है और यहाँ से जो प्राप्त साक्ष्य मिले थे, चांदी के 2 मुकुट मिले थे और कुछ भी यहाँ से नहीं मिले थे। ठीक है, तो अब अगले जगह पर चलते। तो अगला जगह है हमारा अली मुराद। अली मुराद जो है स्थल जो है ये सिंध पाकिस्तान में स्थित है और यहाँ से जो चीज़ें मिली थी, पीतल की बनी कुल्हाड़ी और बेल की छोटी सी मृण मूर्ति मिली थी यहाँ से। ये 2 जानकारियाँ आपको बहुत इंपॉर्टेंट है इससे, तो इसको भी आप याद करिएगा। अगला है रंगपुर। इसकी खुदाई वर्ष 1953 ईस्वी में रंगनाथ राव द्वारा कराई गई थी। किसके द्वारा कराई थी, तो ये रंगनाथ राव द्वारा कराई। कब कराई गई थी, तो ये कराई गई थी 1953 ईस्वी में। यहाँ से जो प्राप्त साक्ष्य मिले थे, कच्ची ईंटों से बना दुर्ग, धान की भूसी, ये यहाँ से जो है साक्ष्य मिले थे। कहाँ से, रंगपुर से साक्ष्य मिले थे। आइए अगली जगह में चलते। अब सारे के सारी जगह तो आप यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिए। अब देखेंगे हम सिंधु सभ्यता में भक्ति व पूजा अर्चना, मतलब ये सिंधु सभ्यता के लोग भी पूजा भक्ति अर्चना में जो है अपने मन को रखते थे। ठीक है, तो इस सभ्यता के लोग शिव की पूजा किरात, नर्तक, धनुर्धर और नागधारी के स्वरूप में करते थे। किसकी, शिव की पूजा करते थे। किसके रूप में करते थे, किरात यानी शिकारी के रूप में, नर्तक के रूप में और धनुर्धर और नागधारी के रूप में ये इनकी पूजा करते थे। किसकी, शिव की पूजा करते। ये मातृदेवी की भी पूजा करते थे। मातृदेवी के सौम्य एवं रौद्र रूप की पूजा करते थे। किसकी, मातृदेवी के जो थे ना, उनके सौम्य एवं रौद्र रूप यानी गुस्सैल वाली जो रूप थी ना, उनकी ये पूजा करते थे। ठीक है,
और ये पृथ्वी की भी पूजा करते थे। पृथ्वी की पूजा तो एक मूर्ति में स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखाया गया है, जो कि अवश्य ही पृथ्वी, मतलब यहाँ पे जो क्या था ना कि एक मूर्ति थी और उस मूर्ति में जो ना स्त्री के गर्भ से जो है पौधा निकलता दिखाई दे रहा है, जो कि ये माना जाता है कि ये पृथ्वी का ही स्वरूप है, तो इसलिए पृथ्वी का भी पूजा करते थे। ठीक है, ये प्रजनन शक्ति का भी पूजा करते, नहीं प्रजनन शक्ति यानी लिंग की भी ये पूजा करते, वृक्ष में पीपल और बबूल का पूजा करते, पशु की बात करते पशु में कुबड़ वाला सांड और वृषभ की पूजा करते थे, नाग तथा अग्नि की भी ये पूजा करते थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते हैं लगभग जितने भी यहाँ पे मैंने पॉइंट्स दिए हुए हैं, सारे के सारे पॉइंट्स आपको इनडायरेक्टली करते हैं, कहते हैं कि सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे, तो आपको यहाँ से शिव की पूजा करते थे, मातृ देवी की पूजा करते थे, पृथ्वी की पूजा करते थे, और प्रजनन शक्ति की, वृक्ष पशु नाग अग्नि इन सारी चीज़ों की ये पूजा करते थे। ठीक है, तो आइए अगला टॉपिक चलते हैं। अगला टॉपिक है सिंधु सभ्यता में प्रयोग होने वाले माप तोल के साधन। क्या था ना कि सिंधु सभ्यता के लोग जो है कि बहुत ही मतलब विकसित सभ्यता थी, तो यहाँ पे लोगों को जो माप तोल का भी ज्ञान हुआ करता था। ठीक है, तो यहाँ पे लोथल में हाथी दांत से बना एक पैमाना प्राप्त हुआ था, जिससे ये पता चलता है कि सिंधु सभ्यता के लोग जो है माप तोल के साधन में भी प्रयोग करते थे। ठीक है, मोहनजोदड़ो से सेलखड़ी तथा सीप का बना एक बाट आदि माप तोल के यंत्र मिले हुए, जिससे ये भी पता चलता है कि यहाँ पे माप तोल के साधन उपलब्ध थे और ये माप तोल में विश्वास रखते थे। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे है हमारा सिंधु सभ्यता के प्रयोग की गई धातु। तो सिंधु सभ्यता में कौन कौन सी धातु प्रयोग की गई थी, तो इस सभ्यता के लोग जो तांबा सोना चांदी सीसा टीन आदि धातुओं का प्रयोग करते थे। कुछ पुरातत्वविदों द्वारा माना जाता है कि यह पहली बार चांदी का प्रयोग सिंधु सभ्यता में ही किया गया था। सबसे अधिक तांबे का प्रयोग किया जाता था कौन समय में, ये सिंधु घाटी सभ्यता में किया जाता था। ठीक है, तो अगला है हमारा सिंधु सभ्यता में परिवहन व्यवस्था। मतलब यहाँ के लोग जो थे ना ये सब परिवहन भी चलाया करते थे, मतलब परिवहन मतलब आने जाने के लिए अपने सुविधा को भी ये देखते थे कि हमें आने जाने में क्या सुविधा होगी, तो किससे क्या ट्रेवलिंग करना होगा, तो ये अपनी परिवहन व्यवस्था भी रखते थे खुद की। ठीक है, तो यहाँ पे प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर कहा जाता है कि सिंधु सभ्यता के लोगों द्वारा परिवहन के लिए बैलगाड़ी और नाव का भी प्रयोग किया गया था। ठीक है, और क्या क्या किया जाएगा, तो यहाँ पे हड़प्पा और चंद्रोग से कांसे की बैलगाड़ी प्राप्त हुई थी, तब बनवाली में सड़कों पर बने बैलगाड़ी के पहियों के निशान प्राप्त हुए थे, जिससे यह माना जा सकता है कि इस सभ्यता के लोग आवागमन के लिए बैलगाड़ी का भी प्रयोग करते थे। लोथल से पक्की मिट्टी की नाव तथा मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहरों में नाव के प्रयोग से यह प्रमाणित होता है कि यह जल मार्ग था, नाव या जहाज का भी प्रयोग करते थे, जिसका प्रमाण नदियों के किनारे बसे लोथल रंगपुर बालाकोट सुतकोह आदि प्रमुख बंदरगाह नगर भी हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे है कि सिंधु सभ्यता का पतन, यानी कि सिंधु सभ्यता एक हमारी एक ऐसी सभ्यता थी जो बहुत ही विकसित थी और बहुत ही अच्छी सभ्यता थी, जो कि बाद में जो है कि नष्ट भी हो गई, उसके बाद हम लोग आए हैं। ठीक है, तो उसका पतन कैसे हुआ उसको देखते हैं एक बार में कि हमारा पतन क्यों हुआ और कैसे हुआ। तो एक शॉर्ट नोट में देखें तो सिंधु सभ्यता के पतन का कोई एक कारण नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे इसके पतन कारण हैं, क्योंकि ये सभ्यता काफ़ी विस्तृत क्षेत्र में फैली थी, इसलिए किसी कारण या आपदा से इसका ह्रास होना संभव नहीं था, संभव है। ठीक है, अतः अलग अलग नगरों के विनाश के पीछे संभवतः अलग अलग कारण हो सकते हैं, जैसे कि सभ्यता के पतन के बारे में कई मत है। कुछ पुरातत्व का मत है कि सभ्यता में कुछ स्थलों का पतन जब भयंकर बाढ़ आने के कारण हुआ, तो वहीं कुछ का मानना है कि कुछ जगह वो भयंकर भूकंप आया जिसके कारण इनका जो है पतन हो गया। ठीक है, जबकि कुछ का मत है कि बाह्य आक्रमण और जलवायु परिवर्तन के चलते सूखा या बाढ़ के संभवतः इस सभ्यता का विनाश हो। कुछ भी मतलब कोई वो नहीं है वहाँ पे, मतलब जानकारी ऐसी नहीं मिली कि जिससे कि इनका पतन हो जाए। ठीक है, तो अब बस इतने ही हमें सिंधु घाटी सभ्यता से जानकारियाँ मिलती है और आपको ये सारी जानकारी जानकर के अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है और हेल्पफुल लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। इको एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।